दोस्तों, आज हम इस ई लेक्चर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए विभिन्न बिंदुओं पर उनके विचारों का अध्ययन करेंगे। उन्होंने जैसे सामाजिक सुरक्षा, मजदूर संगठन, बीमा योजना, खानों में सुधार, सफाई मजदूर, नशाबंदी, बेगारी और गरीबी एवं बेरोजगारी, आर्थिक समानताएं एवं रहन आदि पर अपने विचार व्यक्त किए। इनके बारे में हम संक्षिप्त में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा पर। अंबेडकर के अनुसार मजदूरों को अति निर्दयी शर्तों और परिस्थितियों में काम करने को विवश होना पड़ता है। न तो उद्योगों में उनका कोई निश्चित वेतन था और न ही कोई सेवा शर्तें निर्धारित थी। उन्होंने सेंट्रल असेंबली में 1946 को एक बिल पेश किया जो 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना, जिससे मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ी थी। इसके बाद बात करते हैं मजदूर संगठन। अंबेडकर ने ट्रेड यूनियन कानून में संशोधन करके उन सभी यूनियनों को मान्यता देना लाजमी ठहराया जो बतौर एक पंजीकृत यूनियन के रूप में 1 वर्ष की अवधि से काम कर रही हों और अपनी मान्यता के लिखित प्रार्थना पत्र पेश करें। अंबेडकर के लेबर मेंबर बनने से पूर्व यूनियन को यह अधिकार नहीं था। इन्हीं के प्रयत्नों से 1946 में लेबर ब्यूरो अर्थात मजदूर कार्यालय स्थापित किया। अंबेडकर के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य मजदूरों की दशा, उनकी समस्याओं और मांगों की जानकारी प्राप्त करना था, जिससे समाज एवं सरकार मजदूरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा सके एवं अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु विवश किया जा सके। ये बात उन्होंने मजदूर संगठनों के लिए कही। इसके बाद उन्होंने बात की बीमा योजना के लिए। अंबेडकर का विचार था कि बीमा का राष्ट्रीयकरण केवल लोगों की भलाई ही नहीं करता, अपितु राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक है। अंबेडकर 2 कारणों से बीमा को राज्य के एकाधिकार में सौंपना चाहते थे। नंबर 1, राष्ट्रीयकृत बीमा निजी बीमा से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि सरकार को ही बीमा राशि का अंतिम भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा, इससे राज्य की आर्थिक नियोजन के वित्त पोषण के लिए आवश्यक साधनों की प्राप्ति होगी, जिसकी अनुपस्थिति में वित्त मुद्रा बाजार से ऊंची ब्याज दर पर उधार लेना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य बीमा को व्यक्ति एवं राज्य दोनों के हित में माना। उनका यह निश्चित मत है कि बीमा पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए तथा राज्य को प्रत्येक प्रौढ़ नागरिक को जीवन बीमा पॉलिसी लेने के लिए बाध्य करना चाहिए। अंबेडकर ने मार्च 1943 में औद्योगिक मजदूरों के लिए बीमा योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की। प्रोफेसर बीपी अधरकर इसमें विशिष्ट अधिकारी थे। अंबेडकर की इस बीमा योजना पर टिप्पणी करते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को निम्न शब्दों में लिखा: डॉक्टर अंबेडकर की मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, किंतु उसने विभिन्न विभागों की अनुमति प्राप्त नहीं की और यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रादेशिक सरकारें अंबेडकर की योजना की विशेषकर इसके चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाले भाग को लागू करने के लिए प्रशासनिक प्रबंध कर सकेंगी। तो भी हम आगामी बजट अधिवेशन में बिल पेश करके
शुरुआत कर सकते हैं और इसे लोकमत के लिए परिचालित कर सकते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीमा योजना के बारे में विचार थे। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए गए खानों में सुधार के बारे में विचार। अम्बेडकर इस बात से दुखी थे कि कोयला खानों में मजदूरों की दशा पशुओं से भी बुरी थी। उनसे जानवरों की भांति काम लिया जाता था, किंतु उनको केवल नाम मात्र का ही वेतन मिलता था। उनकी सुरक्षा का कोई संतोषजनक प्रबंध नहीं था। यहाँ तक कि छोटे छोटे औजार भी इंग्लैंड से मंगवाए जाते थे। अम्बेडकर ने खान मजदूरों की भलाई, उनकी सुरक्षा और उन्हें उचित वेतन देने संबंधी कई मौलिक और प्रभावशाली कदम उठाए। अम्बेडकर ने खान मजदूरों के भूमिगत काम पर लगे प्रतिबंध पर कठोरता से अमल करने पर जोर दिया। स्त्री मजदूरों को वेतन के साथ प्रसूति और छुट्टियों की सुविधा भी बाबा साहब ने ही दिलाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो महिला मजदूर थे उनके लिए एक बहुत बड़ा काम किया, जो कि उनके प्रसूति अवकाश से संबंधित था। तो ये बात डॉक्टर अम्बेडकर ने खानों में जो काम करने वाले मजदूर थे उनके लिए किया। इसके बाद में हम बात करते हैं सफाई मजदूरों की। अम्बेडकर सफाई मजदूरों की हालत से परिचित थे। उन्हें हड़ताल करना तो दूर, यदि एक सप्ताह तक काम पर नहीं आए तो उन्हें 15 दिनों तक जेल भेजा जा सकता था। दिल्ली न्यायपालिका में भी ऐसा ही नियम प्रचलित था। अम्बेडकर ने इन्हें समाप्त करवाए और दिल्ली की सर्वप्रथम सफाई मजदूर संगठन म्युनिसिपल कामगार यूनियन भी अम्बेडकर के नेतृत्व में स्थापित हुई। संक्षेप में इन मजदूरों को जो राहत एवं सुविधाएं मिली वे अम्बेडकर के प्रयासों से ही मिली थी। इसके बाद में हम बात करते हैं अम्बेडकर द्वारा नशाबंदी पर अपने जो राय रखी। नशाबंदी की समस्या पर अम्बेडकर के विचार हैं कि नशाबंदी की समस्या की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर है कि आप इस समस्या का आर्थिक समाधान निकाल सकते हैं कि नहीं। अम्बेडकर ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति आत्मकेंद्रित और राष्ट्र को तबाह करने वाले प्रभावों को नष्ट करके अधिक प्राप्त की जा सकती है। 1927 में अम्बेडकर ने बम्बई असेंबली में सरकार की मद निषेध निधि पर बोलते हुए यह तर्क दिया कि नशाबंदी की समस्या राज्य की वित्तीय स्थिति का प्रश्न था और यदि मद निषेध पूर्णतः ईमानदारी से लागू किया जाए तो यह एक भारी लागत का मामला हो सकता। फिर भी लोग सस्ती दर पर उपलब्ध अवैध शराब पीना बंद नहीं करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने का मत था कि यदि सरकार वास्तव में नशाबंदी को लागू करना चाहती है तो इसे टैरिफ दरों को नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि यद्यपि सरकार वैध शराब के उपभोग को नियंत्रित करने में सफल हो सकती है, परंतु इससे अवैध शराब के उपयोग वृद्धि में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा। उनका विचार था कि किसी भी सरकार को नशाबंदी नीति के क्रियान्वयन का तब तक वायदा नहीं करना चाहिए जब तक कि वह होने वाले आय को संभावित हानि की व्यवस्था नहीं कर ले। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का मत था कि सरकार को इस संबंध में उदार नीति अपनानी चाहिए तथा इसे जनता की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। वह अवैध शराब का सेवन नहीं करे। यदि सरकार स्वयं शराब का उत्पादन हेल्थ टॉनिक के रूप में करती है तथा इसकी आपूर्ति सस्ती दरों पर करती है तो जनता अवैध शराब के लिए नहीं जाएगी तथा सरकार का नशाबंदी नीति के क्रियान्वयन पर होने वाला लाखों रुपए का व्यय भी खर्च हो जाएगा, व्यय भी बच जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि नशाबंदी के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि यह शराब का जो कारोबार है वो राज्य के अधीन होना चाहिए। इसके बाद में बात आती है डॉक्टर अम्बेडकर ने बेगार के ऊपर जो अपने विचार है। अम्बेडकर ने 19 मार्च 1928 से बेगार के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया। उन्होंने उस दिन बम्बई विधान परिषद में एक बिल पेश किया जिसका भाव था 1874 के
बम्बई असम मोरली जमींदारी कानून में संशोधन करना। ये कानून महारों से सरकारी कामों के लिए बेगार लेने की संज्ञा देता था। अंबेडकर ने बेगार रूपी दास्ता की जंजीर तोड़ने के लिए यह बिल पेश किया। उन्होंने बम्बई असेंबली में कहा कि यह एक निर्दयी प्रथा है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई न्याय नहीं। यदि सरकार इन लोगों को से काम करवाना चाहती है तो सरकार इन्हें पूरी उजरत देने का प्रबंध भी करे। अंबेडकर ने मांग की थी कि जो भूमियाँ बटाईदारों के पास है वे उन्हें पूरे मालिये पर दी जाएं और उनसे बेगार लेनी बंद की जाए। उनकी मान्यता थी कि बेगार महारों की उन्नति में जबरदस्त रुकावट है, अतः इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने गरीबी एवं बेरोजगारी पर अपनी राय व्यक्त की। अंबेडकर का कहना था कि कानून सभी सांसारिक प्रसन्नताओं का घर है। आप कानून गठन की शक्ति पर अधिकार करो, इसलिए आपका कर्तव्य है कि पूजा पाठ तप व्रतों पर समय नष्ट करने की अपेक्षा कानून गठन की शक्ति प्राप्त करने का उद्यम करो। इसी से आपकी भूखमरी समाप्त होगी। उन्होंने आगे लिखा कि विधानमंडल का कर्तव्य है कि वह कपड़ा मकान शिक्षा औषधि और आजीविका के साधन प्रदान करे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि जमीन के टुकड़े टुकड़े होना और उन पर जनसंख्या के दबाव के कारण ही कृषक गरीब है। इसका समाधान यह है कि पुराने उद्योगों को बहाल किया जाए और नए उद्योग चालू किए जाएं। उन्हें तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए। स्पष्ट है कि अंबेडकर गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में सामूहिक कृषि को अपनाने तथा उद्योग क्षेत्र में नए उद्योग लगाने एवं पुराने उद्योगों को बहाल करना मुख्य उपचार मानते थे। उन्होंने बताया कि किसानों और मजदूरों को बिना किसी जाति पाति के भेद के एक मजदूर संगठन कायम करना चाहिए और विधानसभाओं में योग्य वक्ता चुनकर भेजना चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो वह देश के लिए लाखों मन अनाज पैदा करेंगे और करोड़ों गज कपड़ा बुन सकेंगे। आप न नंगे रहेंगे और न ही भूखे। अंत में उन्होंने कहा आर्थिक समानता एवं रहन सहन पर उनका विचार। अंबेडकर ने कहा कि पूंजीपति जो निर्धन जनता को कुचल रहे हैं उनके विरुद्ध साझा मोर्चा तैयार करने की आवश्यकता है। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय आ गया है। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इससे कुछ न कुछ प्राप्त ही होगा। इसके लिए हमें प्रत्येक बलिदान के लिए तैयार रहना होगा और शेरों की भांति गरज कर आगे बढ़ना होगा। आर्थिक असमानता के बारे में उन्होंने लिखा कि यह ठीक है कि दुनिया में हर जगह असमानता है, परंतु यह परिस्थितियों का कारण है। इसे कहीं भी धार्मिक अवलंबन नहीं है, परंतु भारत में न सिर्फ असमानता ही है वरन यहाँ के लोग समानता को नापसंद भी करते हैं। अतः जब तक समाज में आर्थिक समानता के साथ सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो जाती, देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। अम्बेडकर के संबंध में यह भी विचार था कि बम्बई और मद्रास में गैर ब्राह्मण पार्टियों का पतन इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने आदमियों को सरकारी नौकरी देने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। उनकी न तो कोई उदार नीति थी और न ही उन्होंने मजदूरों और किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया। जिन लोगों को गैर ब्राह्मण पार्टियों ने सरकारी नौकरी दी वे भी गद्दी पर बैठते ही अपने वर्ग को भूल गए और दूसरों की तरह उद्दंड बन गए तथा उनके बीच सुस्ती आ गई। इस तरह से अम्बेडकर ने कहा कि आर्थिक समानता और रहन सहन का स्तर में जो बदलाव है वह संघर्ष के द्वारा ही आएगा, अर्थात आदमी को अपनी सोच में बदलाव के मार्फत ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।